समझना अच्छे से। मतलब ना इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसका एक शॉर्ट में इसको बोला जाता है आईसी कर्व। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको आईसी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो एक लाइन तुम लोग मीनिंग लिखो, इससे क्लियर हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व showing different combination of two goods. Showing different combination of two goods. TWO2 लिखना, two goods, comma, where each combination offers the same level of satisfaction. Each combination offers the same level of satisfaction. फुल स्टॉप। तो ये दो लाइन जो है ना, ये याद कर लो, मीनिंग समझ में आ गया। मतलब बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है, यानी आईसी कर्व क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन का बात होगी, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक गुड, सिंगल गुड्स के लिए। आज हम लोग कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व में टू गुड्स में इक्विलिब्रियम। मतलब कोई आदमी अगर 50 रुपये लेके जा रहा है तो 50 रुपये में वो दो गुड्स खरीदा और दोनों में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। जैसे मान लो कि 20 रुपया में 4 एप्पल खरीद रहे हैं और 20 रुपया में ही 2 बनाना खरीद रहे हैं। देखो ₹20 है, जस्ट लाइक ₹20। इसमें सपोज बनाना मिल जा रहा है 6, ठीक है, और एप्पल मिल रहा है मान लो 2, लेकिन हम फुल सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन लेवल। जबकि हमको 6 के इक्वल तो नहीं मिला यहाँ पर, लेकिन सेटिस्फाइड है। मतलब कि जब दो गुड्स का बात होगा, जब टू गुड्स, कॉम्बिनेशन टू गुड, और दोनों में मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। एकदम सिंपल लाइन में इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। और वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, जैसे मान लो कि कोई बोलेगा नहीं 20 रुपये में तो 6 मिला वहाँ, और यहाँ तो 20 रुपये में कितना मिला, 2 ही मिला, तो बोलेंगे ना कि 6 से तो कम मिला। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। मतलब मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है कि हाँ 6 मिला, और हो सकता है ना जैसे ये महंगा हुआ तो इसलिए 2 मिला, तो लेकिन हम सेटिस्फाइड है। जैसे कभी कोई सामान हम लोग खरीदने गए तो कुछ महंगा चीज़ एक ही लेंगे और उसकी जगह सस्ता चीज़ अगर हम लेंगे तो 4-5 मिल जाएगा, लेकिन हम सेटिस्फाइड है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। मतलब डिफरेंट जो गुड्स होगा दो भी, उसमें जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होता है। तो सिंपल जो हम लोग मीनिंग अभी क्या लिखे, इंडिफरेंस कर्व इज शोइंग डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी दो गुड्स के जो बीच का डिफरेंस होगा। देखो बुक में भी बहुत सारा लिखा रहता है, लेकिन नहीं होता है कि इतना लिख देता है वो कि लगता है कि क्या पढ़े क्या नहीं। यहाँ पर हम तुम लोग एकदम एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस में मीनिंग दे दिए कि ये क्या है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, और जहां पर ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन क्या को बता रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है या कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। मान लो ये 4 लिए और ये 1 लिए, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों में सेम मिल रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड है, हम यहाँ भी सेटिस्फाइड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो प्रोपाउंड किया था एजवर्थ। ठीक है, ये तुम लोग को शेयर कर देंगे नोट्स। तो याद रखना, इंडिफरेंस कर्व जो सबसे पहले मतलब स्टार्ट किया था वो जो इकोनॉमिक्स था, उसका नाम क्या था, एजवर्थ। हाँ, एजवर्थ उसका नाम था, जो ये स्टार्ट किया था। इसका भेज देंगे, ये अभी तुम लोग को दे देंगे ये, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था, एजवर्थ। सोचो इकोनॉमिक्स, मतलब वो स्टार्ट किया कि हाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आदमी लोग का जो कंज्यूमर, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये एजवर्थ, और उसका एक बुक उस समय पब्लिश हुआ था, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट वो दिया था। इसीलिए तुम लोग देखना, आर्ट साइंस कॉमर्स सब में इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स सबको पढ़ने दिया जाता है, चाहे तुम आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो। इवन 12th के बाद भी इकोनॉमिक्स ऐसा पेपर है। सो
इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ सबसे पहले इसको प्रोपाउंड किया था। इन हिज बुक मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से एक बुक आया था, उसमें ये कॉन्सेप्ट को लिखा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। फिर आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्गूसन, एक और इकोनॉमिस्ट है फर्गूसन, वो क्या बोला इंडिफरेंस कर्व के बारे में? इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ये भी सेम बोल रहा है, कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, ईच ऑफ द सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर इंडिफरेंट, मतलब सेम लेवल ऑफ, वहाँ पर क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। मतलब मीनिंग देखो एक ही है, सिंपल मीनिंग याद भी हो गया होगा, दो गुड्स का ये कॉम्बिनेशन है और इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है? सेम होता है। स्टार्ट कौन किया था इसको? एजवर्थ, उसका एक बुक था मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से बुक था, वो स्टार्ट किया। ये पूरा नोट्स प्रॉपर तुम लोग को दे भी देंगे और यूट्यूब में भी ना लिंक रहता है, उसमें भी डाल देंगे कि किसी का भी फ़ोन से तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर लो। ये वाला नोट बुक वाला तो तुम लोग पास है, स्पेशली ये नोट्स। अब देखो इसमें ना एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, तो ये एग्जाम्पल देखो, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोग। पहला एग्जाम्पल लिख दिया कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन में हम लोग दो गुड्स का यूज करेंगे। सपोज यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। सेकंड हो गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ये गुड्स है सपोज। इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखना, इससे पूरा तुम लोग क्लियर रहेगा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सपोज कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐसे मार्किंग कर देते हैं ABCD, सपोज 4 कॉम्बिनेशन कर दिए। सपोज ए में है एप्पल 1 2 3 4, ऑरेंजेस है 10 7 5 4। चलो अब ध्यान समझो कि किस टाइप से ये होगा कॉम्बिनेशन ABCD। सपोज ए में हम सेटिस्फाइड है कि एप्पल 1 मिल रहा है और ऑरेंज कितना हम ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं, और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है पूरा, मतलब यहाँ पर हम पूरी क्या है? सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ पर हम परचेस करना प्रीफर कर रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या है, बी है दूसरा कॉम्बिनेशन, एप्पल ले रहे हैं वही 2 परचेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑरेंजेस कितना ले रहे हैं? 7, और यहाँ भी वो सेटिस्फाइड है। मतलब ऐसे तुम लोग बोल सकते हो ना, यहाँ तो सर 1 ही मिला, यहाँ 10 मिल जा रहा है, तो ये यहाँ पर क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी का ये नहीं हो रहा है, नंबर शो नहीं कर रहा, लेकिन वो जो भी कंज्यूमर है, वो जो परचेस कर रहा है, वो क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है सेटिस्फैक्शन लेवल देखा जा रहा है कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। सो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल कैसे चेक कर रहे हैं कि एक गुड्स और 2 गुड्स, इसीलिए तुम लोग नोटिस करना इसका कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं हो सकता। मान लो कोई एक ई बना दिया और हम लोग लिख दिया, ऐसे लिख दिया 0 और इधर कर दिए 10, ये गलत हो जाएगा। इसलिए तुम लोग नोटिस करो इसमें हम कहीं भी 0 नहीं लिखा। क्यों 0 नहीं लिखे? इसका मीनिंग क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज शोइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अगर एक गुड्स 0 कर दिए तो 2 गुड्स का कहाँ कॉम्बिनेशन हुआ? तो समझ में आया? तो ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल तुम लोग भी अपने मन से लिख सकते हो, बट किसी में 0 नहीं लिखना है। ना तो 0 अगर लिख दोगे तो फिर 2 गुड्स का बात कहाँ हुआ? तो मीनिंग तो फिर बदल गया। तो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है? स्पेशली ये 2 गुड्स पे काम करता है, 2 गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है उस पे ये काम करता है। तो इसीलिए किसी पे एक पे हम लोग 0 नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 नहीं किए। अगर 0 कर देंगे तो फिर वो तो सिंगल गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब वो जो कंज्यूमर है वो 2 गुड्स ही परचेस कर रहा है, और दोनों में उसका क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन लेवल हो रहा है, दोनों में सेटिस्फाइड। मतलब एप्पल 1 परचेस करके सेटिस्फाइड हो रहा है, वहाँ पर ऑरेंजेस 10 लेकर सेटिस्फाइड। बीम कॉम्बिनेशन में एप्पल वो 2 ले रहा है तो ऑरेंजेस 7 लेकर सेटिस्फाइड है। 3C कॉम्बिनेशन में एप्पल 3 ले रहा है तो ऑरेंजेस 5 लेकर सेटिस्फाइड। लेकिन डी कॉम्बिनेशन में एप्पल 4 ले रहा है और ऑरेंजेस 4 लेकर सेटिस्फाइड है। मतलब ये सारा में वो सेटिस्फाइड हो रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। बस ध्यान रखना, कभी भी ये 0 नहीं होता है, ठीक है, कभी भी ये क्या नहीं रहेगा? 0 नहीं होता है। मतलब हमेशा इसमें हम लोग 2 गुड्स का बात करते हैं। तो अब देखो एक हम लोग इसको डायग्राम से भी शो करते हैं।
चलो सपोज ये हो गया नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। और यह शो कर देते हैं हम लोग ऑरेंजेस का नंबर। तो इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 से लेते हैं, इसका ठीक रहेगा। चलो फर्स्ट देखो, एप्पल कितना था 1, ऑरेंजेस कितना था 10, तो ये लाइन यहाँ मार्क किया। दूसरा 2 और ये 7, तो यहाँ सेंटर में 3 और 5, फिर यहाँ सेंटर में ग्राफ में करोगे ना तो पूरा एग्जैक्ट लाइन बनेगा। 4 का फिर 4 4 ना, तो ये पूरा जो एक लाइन बनता है ना, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यही हुआ, हाँ, आईसी, यानी आईसी मतलब क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बहुत सारा चीज देखना है यहाँ पर। ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टच नहीं करता है। देखो ये लाइन कभी भी यहाँ टच नहीं करेगा, या ये लाइन देखो यहाँ पर भी टच नहीं करेगा। क्यों ने टच किया? देखो टच नहीं करने का रीजन है, टच कब करता पता है? अगर एक कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसा लेते हैं 0 और मान लो यहाँ पर लिख देते हैं हम 8 लिख देते 0, तो ई 0, तो यहाँ पर 0 करते, यानी 0 यहाँ करते, तो 8 ऊपर करते, तो क्या हो गया, यहाँ टच हो गया ना। लेकिन हम क्या बोले, ये तो फिर सिंगल गुड्स हो गया, मतलब इसमें कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होता है। इसीलिए ये याद रखना, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कभी भी ये यहाँ एक्स में और वाई में ये टच नहीं करता। बट याद करो तुम लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ना, वो एक बार पूरा 0 कर दो, अगला गुड्स को पूरा बढ़ा दो, फिर बढ़ाओ घटाओ, फिर इसको 0 कर दो उसको, तो वो क्या था कि हम एक के साथ चल सकते थे वहाँ। लेकिन आईसी कर्व ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में देखना था, हम लोग वहाँ 2 गुड्स का कर रहे थे, एक को पूरा 0 कर दिए और एक को पूरा बढ़ा दिए, इसलिए उसका कर्व पूरा यहाँ से ऐसे टच करके बनता था। तब क्लियर हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और इसमें आईसी कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कभी भी ये एक्स और वाई को ये टच नहीं करता है। पहला तो ये याद रखना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो, आईसी नेगेटिवली स्लोप, ये डाउनवर्ड आता है। देखो ये दिया है ना डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ये लेफ्ट से आते गया, लेफ्ट से क्या आ गया, राइट में आ गया, यानी डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है। ये दूसरा फीचर। आईसी इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है मतलब ना, कॉन्वेक्स का मतलब होता है ये नीचे की ओर आता है, कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकैव, कॉनकैव ऊपर की ओर आता है, लेकिन आईसी क्या होता है, आईसी होता है हम लोग का कॉनकैव होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ, ये नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर, नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स होता है। और 2 आईसी कर्व कभी टच नहीं करता। मान लो एक और आईसी कर्व अगर हम यहाँ बनाते हैं ऐसे, तो ये होगा IC2, ये IC1, ये आपस में कभी टच नहीं करता है, ठीक है। तीसरा आईसी कर्व भी ऐसे बन सकता है, IC3, मतलब जितना कॉम्बिनेशन वो दिखाएगा, जितना टाइप का कॉम्बिनेशन दिखा देगा। तो सर ये मिलेगा कि खुद से इसको बनाएंगे? हाँ नहीं, एक तुम लोग को नहीं थ्योरी में आ जाएगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व वगैरह, ये 6 मार्क्स में। तो मीनिंग टेबल डायग्राम ये पूरा करना होगा, मीनिंग टेबल डायग्राम 6 मार्क्स में, और केवल आ गया मीनिंग 4 मार्क्स में। तो बस मीनिंग लिखो, टेबल बना दो, होगी। टेबल भी बना हुआ नहीं, टेबल सब बना हुआ थोड़ी रहेगा, ये सब तुमको समझना है। क्वेश्चन बस एक लाइन में रहेगा, टेबल बना होने रहेगा, डेटा तुमको वहाँ खुद से एज्यूम करके लेना। बस याद रखना कि यहाँ 0 नहीं करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में बताते 0 कर सकते हो, यहाँ 0 नहीं करना। सर 0 फील रहेगा तो 0 नहीं, डेटा में लिखना ही नहीं है तुमको 0 तो नहीं, क्वेश्चन में डेटा थोड़ी रहेगा, क्वेश्चन में टेबल थोड़ी बना हुआ रहेगा। हम क्या बोले, क्वेश्चन में टेबल नहीं बना रहेगा, तुमको खुद बनाना है। सर वहाँ पे लिखा है नंबर्स ऑफ एप्पल 0, नहीं वैसा नहीं लिखेगा, जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है वो कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें आईसी का में 0 होता ही नहीं है। अब मैक्सिमम तो फिर मान लो कि अगर देखेगा कि वो दोनों इक्वल हो गया तो डी में आ जा रहा है कॉम्बिनेशन। पर्सन के अकॉर्डिंग उसका ए में भी वो सेटिस्फाइड है,
सेटिस्फाइड ए में भी है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन वो प्रीफर कर सकता है। और भी सुनो आगे, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल। हायर आईसी हायर लेवल को सेटिस्फाइड करेगा, लोअर आईसी कब लोअर को सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट, आईसी टचेज, मतलब कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में टच नहीं करता, ये तो हम लोग क्लियर कर ही लिए। तो यही था आईसी कर्व। मतलब बेसिकली फिर से सुन लो एक बार, पूरा ओवरऑल अभी समरी बता देते हैं। आईसी कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, और हर कॉम्बिनेशन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बता रहा है। मतलब वो हर जगह सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फाइड कहाँ होगा? बोलेंगे ज़्यादा, तो हायर जो होगा ना उस पर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, लोअर पॉइंट में कम सेटिस्फाइड होगा। और कभी भी एक्स एक्सिस वाई से वो टच नहीं करेगा। और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है मतलब ये नीचे की ओर आता है, हमेशा ऐसे ही आएगा। देखो हमेशा ऐसे ही आता है। ये IC4 हो गया, IC5 हो गया। तुम लोग को बस एक ही दिया है पढ़ने के लिए, एक लाइन वाला। मतलब ऐसा 3-4 बनता है इसमें एक ही क्वेश्चन में। IC1 IC2 मेरी बुक में एक दो क्वेश्चन बनाया भी होगा। हाँ, IC मैप में अलग अलग, जैसे एग्जाम में मान लो तुम लोग को बस याद नहीं है बहुत कुछ, या केवल मीनिंग आ गया, केवल मीनिंग आ गया, तो ऐसे लिख देना इसको। मीनिंग आ गया ना एग्जाम में, तो मीनिंग लिखना, और ऐसा 3 मार्क्स में आ गया मीनिंग लिख देना, ये डायग्राम बना देना। हाँ, 3 मार्क्स में टेबल या डायग्राम को एक और रखना ऑप्शनल में, लेकिन 6 मार्क्स का आया तो दोनों बना देना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो इसको मोहित स्टॉप कर दो। चलो अब इसको, तो एक नाम बजट लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? बजट लाइन या बजट कॉन्स्ट्रेंट, या एक और नाम क्या होगा? प्राइस लाइन। मतलब ज़्यादातर नाम वही बजट लाइन ही फेमस है, ये सब आ जाता है मीनिंग में एग्जाम में लिखना। तो अब देखो ये बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है। कॉपी में मीनिंग लिख कर डैश दो और लिखो, उसके बाद यह टेबल उतारना। मीनिंग लिख कर डैश दो, लिखो it represents the different combination. It represents the different combination of. It represent the different combination of two commodities. TWO. Two commodities that the consumer can purchase, that the consumer can purchase, that the consumer can purchase by spending all his money income, comma, all by by all his money income, comma, given the price of the goods, given the price of the goods, given the price of the goods। हाँ, गुड्स, वही गुड्स कर देना। चलो अब ध्यान सुनो, तो बजट लाइन जैसे आईसी कर्व क्या था, वो भी 2 कॉम्बिनेशन का था, ये भी 2 कॉम्बिनेशन का है। देखो ये सेम है, आईसी कर्व भी क्या था? 2 कॉम्बिनेशन, बजट लाइन में 2 कॉम्बिनेशन, बट एक ही चीज दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या हो सकता है? पूरी हम खर्च एक ही कमोडिटी पे कर सकते हैं, मतलब पूरा पैसा एक ही कमोडिटी पे हम खर्च कर सकते हैं, पूरा पैसा। देखो एक में 0 कर दिया, इसमें 60। यहाँ देखो कॉम्बिनेशन जैसे आईसी कर्व में हुआ करता था, यहाँ पर भी देखो कॉम्बिनेशन 20-20, लेकिन फिर एक्स में पूरा पैसा खर्च कर दिया तो वाई में क्या कर दिया? 0। मतलब यहाँ पर क्या होगा ना बजट लाइन में, कैसे कंज्यूमर, मान लो हम कंज्यूमर है तो हम अपना जो इनकम खर्च करेंगे, या तो एक कमोडिटी में हम पूरा खर्च कर देंगे, दूसरा कमोडिटी हम खरीदेंगे ही नहीं, हम सेटिस्फाइड है। या तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, इसका 10 लिए, इसका 40 लिए, इसका 20 लिए, इसका 20 लिए, फिर एक्स का हम 30 लिए,
तो y का 0। तो इसका टेबल एग्जाम में तुम लोग ऐसे ही बनाना होगा, एक में 0 रखना, एक में हाईएस्ट रखना, फिर इसको इंक्रीज करते जाना, उसको डिक्रीज करते जाना, फिर ये हाईएस्ट होगा तो ये क्या होगा 0। बजट लाइन का यही मीनिंग है, मतलब यहाँ भी कॉम्बिनेशन 2 गुड्स पे होगा, बट जो कंज्यूमर होता है अपना पूरा पैसा एक गुड्स में खर्च करता है। अब इसके बेस पे हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो बजट लाइन का ग्राफ एक्स वाई, तो यहां पर अलग अलग गुड्स का दिखाना होगा। 0 सपोज ये हो गया गुड्स एक्स, इधर हो गया गुड्स वाई। तो एक्स में हम लोग कितना से स्टार्ट है 10 से, तो हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग रखना होगा, तो 5 का गैप लेते हैं। और इधर है 60, तो 10 का डिफरेंस इधर कर दो। डिफरेंस तुम लोग कॉपी में सेम रखोगे ना, एकदम लाइन सेम बनता है। चलो देखो x में क्या है 0, तो y में 60, यानी यहाँ पर आगे यही देखो IC का टच नहीं करता था x एक्सिस को। फिर दूसरा का 10, तो इसका 10, इसका 40, फिर 20 का 20, फिर 30 का 0, यहीं पर x में 30, y में 0। अब इसको पूरा मर्ज कर देना, ये पूरा टच करता है, ठीक है। हाँ ये स्ट्रेट ही लाइन आता है, थोड़ा कर्व भी हो सकता है लेकिन बेसिकली स्ट्रेट ही आता है। तो ये देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजट लाइन। मतलब बजट क्या, हम जब अपना बजट बनाए तो पूरा में एक ही कमोडिटी परचेस कर लिए। तो अब देखो वो क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता था IC कर्व, लेकिन ये क्या करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करता है। ये भी नीचे की ओर आ रहा है लेकिन ये टच करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। अब इसमें सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, तो इसमें सेटिस्फैक्शन के लिए देखो है लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ रहे सुनना, फिर ये शेयर करेंगे तुम लोगों को नोट्स। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, मतलब ये एक अलग टॉपिक यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है कि वहाँ सेटिस्फैक्शन कैसे होगा। ये तो हम लोग अलग अलग लेवल कर लिए। तो फिर इसके बाद आ जाओ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये नोट कर लो, ये इतना ही तक है। चलो उतार लो, मीनिंग तो लिख ही लिए थे, अब टेबल और डायग्राम बना लो। हाँ स्टॉप। फिर हम लोग थोड़ा एक चैप्टर मैक्रो करेंगे अब, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, MRS/XY। फॉर्मूला चेंज और लॉस ऑफ y, मतलब जो गुड्स y है सब उसमें जो भी चेंज होगा या क्या होगा, लॉस होगा, डिवाइडेड बाय या ऑब्लिक चेंज और गेन ऑफ x। मतलब सब बात है, एक में अगर लॉस हो रहा है तो दूसरा में क्या हो रहा है, तो गेन हो रहा होगा। तो ये इसका फॉर्मूलाज में आएगी। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो तुम लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, पहले मीनिंग, क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछता है। पहले मीनिंग लिखोगे जो मीनिंग दिए हम, फिर ये फॉर्मूला, फिर एक पैराग्राफ लास्ट वाला। ये फॉर्मूला तुम लोग बीच में उतारना, ऐसे भी शुरू में उतारोगे ठीक है, एग्जाम में बीच में उतारना, ठीक है। पूरा आराम से 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो क्या है ये लाइन तो जरूर लिखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी MCQ में आ जाता है। MRS/XY वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर JR हिक्स। JR हिक्स इकोनॉमिक्स का ही प्रोफेसर हुए, मतलब ये लोग इकोनॉमिक्स टेक तरह से ये इस कॉन्सेप्ट को दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डॉक्टर JR हिक्स, JR डॉक्टर मतलब एक तरह से ये PhD किया हुआ था, इसलिए नाम क्या लिखा जाता है, डॉक्टर। मतलब वो डॉक्टर नहीं है सर्जिकल डॉक्टर, जो PhD कर लेता है फील्ड में अपना अपना कंसर्न सब्जेक्ट में, उसका नाम क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर JR हिक्स एंड प्रोफेसर RGD एलन, ये दोनों लोग मिल के बेस्ड ऑन द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे डिक्रीज होते जाता है उसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट को दिया था। तो नाम याद रखना, JR हिक्स एंड प्रोफेसर RGD एलन, JR हिक्स एंड RGD एलन। अब देखो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू देम उन लोग क्या बोला इसको, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y, वही दो कमोडिटी होगा x एंड y, मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y दैट द मस्ट सेक्रीफाइस लॉस्ट ऑफ x गेन। मतलब अगर एक यूनिट में हमको लॉस हो रहा तो दूसरा यूनिट में क्या होगा, फायदा होगा। यही है मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन मतलब हुआ ना, जैसे अभी हम ये यूज कर रहे हैं, इसको छोड़ के हम ये यूज करने लगे, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एक से दूसरा में शिफ्ट होना।
तो अगर एक चीज को मेरा लॉस हो रहा है, दूसरा चीज को क्या बताएगा, गेन को बताएगा। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो एज टू मेंटेन कांस्टेंट लेवल और सेटिस्फेक्शन सेम लेवल पे मिल रहा है, मतलब जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो सेम लेवल पे होगा। मतलब हम इसके जगह एक का लॉस हुआ लेकिन दूसरा का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम सेटिस्फाइड है पूरा। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन स्मॉल यूनिट्स ऑफ टू कमोडिटी विच आर इक्वली वैल्यूड प्रीफर बाय कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो प्रीफर करेगा, एक की जगह दूसरा प्रीफर कर रहा है गुड्स लेगा, तो ये हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पैराग्राफ सुनो, अ कंज्यूमर वुड बी willing to give up the amount y to get additional unit of x become progressive similar smaller, so mrxy diminishes with the increase x for y. The margin rate of substitution calculated two goods place of indifference curve, so mrs is the slope indifference curve at any point. ये एक तरह से इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है, क्योंकि हम एक कमोडिटी और दूसरा कमोडिटी में हम क्या देख रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहे हैं। मान लो एक में अगर हमको लॉस हो रहा है तो दूसरा में क्या होगा, गेन होगा। बस ये फॉर्मूला को याद रखो, इसी को मिला के एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना। हो गया है हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। इसका एग्जाम्पल मान लो जो इंडिफरेंस कर्व में हम लोग एग्जाम्पल में कर रहे थे, इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है। देखो लास्ट लाइन लिखे भी है, द MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। जो हम लोग ये बनाए थे ना, तो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे जो एप्पल और ऑरेंजेस का लिए थे, तो कोई पॉइंट पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है। और एक PDF भी है इसका, रुक जाओ, ऐसा होता है तो तुम लोग ग्रुप में भेज देते हैं तुरंत। एक लिखो, एक एग्जांपल लिखो, तो लिखा दे एक एग्जांपल लिखो। द कंज्यूमर हैज एग्जांपल करके लिख लो लास्ट में। द कंज्यूमर हैज से, हैज के बाद कॉमा देना। द कंज्यूमर हैज से, हाँ SAY से 4 कप ऑफ टी, 4 कप ऑफ टी, मतलब कंज्यूमर बोला कि 4 कप चाय का, 4 कप ऑफ टी एंड 6 कप ऑफ कॉफी, कप्स कर देना, ऐसा लगा देना, 6 कप्स ऑफ कॉफी। चार कप ले रहा है वो चाय का और 6 कप ले रहा है किसका, कॉफी का। सेकंड पैराग्राफ लिखो, द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, सेकंड पैराग्राफ, हाँ यही एग्जांपल का है, यही एग्जांपल का सेकंड पैराग्राफ। द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, विलिंग, हाँ विलिंग मतलब वो मतलब बता रहा है, उसका इच्छा जता रहा है। विलिंग टू गिव अप 2 कप ऑफ कॉफी, 2 कप ऑफ कॉफी, ब्रैकेट में लिखो y, हाँ ब्रैकेट में y, टू गेट 1 एक्स्ट्रा कप ऑफ टी, 1 एक्स्ट्रा कप ऑफ टी। चलो अब समझो थोड़ा यहाँ पर, मतलब एक कंज्यूमर बोला 4 कप चाय का, तो पहला वाला चीज तो x हो गया, यानी वो जो चाय है वो क्या हो गया, x हो गया। और फिर क्या बोला, 6 कप बोला कॉफी का, तो कॉफी क्या हो गया, y। और फिर वो कंज्यूमर लेकिन अपना इच्छा बताया, जैसे पहले वो बोल दिया कि हमको 4 कप चाहिए चाय का और 6 कप कॉफी का, लेकिन फिर अपना इच्छा बता रहा है कि 2 कप कॉफी को ना गिव अप करना चाहता, 2 कप कॉफी छोड़ के। और ये बस सिमिलर एग्जांपल और तुरंत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे टी का है टोटल कप, टी है 4 और कॉफी है 6 कप है, तो वो क्या बोला ना, वो एक इच्छा बता रहा है अपना
कॉफी का 2 कप को वो छोड़ना चाहता है, 2 कप वो छोड़ रहा है और उसके बदले में बोल रहा है कि चाय का 1 कप एक्स्ट्रा मांग रहा है। वो पहले वो बोला 4 चाय का और 6 कॉफी का, अब इसमें से वो 2 छोड़ना चाहता है, तो ये 4 बचेगा और एक्स्ट्रा 1 कप लेना चाहता है चाय, तो ये कितना हो जाएगा 5। पहले भी वो सेटिस्फाइड था, लेकिन अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, बदल रहा है ना। 2 कप इसका वो छोड़ना चाहता है और इसका कितना कप एक्स्ट्रा लेना चाहता है, 1 लेना चाहता है। समझा है एक। तो देन, तो इस सिचुएशन में समझो, देन फॉर्मूला पुट करते हैं, MRS XY इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज और गेन ऑफ X, चेंज, पहले फॉर्मूला क्या है, चेंज और लॉस ऑफ Y। Y में कितना का लॉस हुआ, 2 का हुआ ना, तो इस फॉर्मूला को शॉर्ट में ऐसे लिख देना, डेल Y डिवाइड बाय डेल X। इस फॉर्मूला का जैसे ये हो गया डेल Y और ये क्या हो गया डेल X। डेल मतलब होता है जो चेंज, जो डेल लिखते हैं ना, जो डेल किस चीज को बताता है, जो चेंज। अब ध्यान से देखो, चेंज और लॉस ऑफ Y, ये X है और ये क्या है Y है। तो कॉफी में जो चेंज हुआ, तो कॉफी में कितना चेंज हुआ, 2 -2, ठीक है। कॉफी में कितना चेंज हुआ, 2, मतलब 2 वो छोड़ना चाहता है, मतलब -2 हुआ, ठीक है। और X में वो कितना लेना चाहता है, 1। और ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर ना इसको ऐसे माइनस में दे रहे, काहे माइनस में दे रहे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, लॉस, तो इसलिए माइनस में था। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी आंसर क्या आया मेरा, MRS Y इज इक्वल टू 2 आंसर आया। ये माइनस यहाँ इसीलिए पढ़ा ना, क्योंकि ये लॉस बताता है ना। अब जैसे फॉर्मूला में हम बोल रहे हैं लॉस, तो लॉस तो ऑलरेडी माइनस में होगा, तो इसका MRS Y कितना निकला, 2। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, तो सुनो ध्यान से, द कंज्यूमर विलिंग टू give up 2 cup of coffee get extra 1 cup of tea keep the small same level of utility, और उसका MRS Y कितना आ गया, 2। मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट, मतलब वो सब्स्टिट्यूट हुआ, मार्जिनल रेट कितना था, 2 था रेट उसका, क्योंकि इसका वो 2 चेंज किया, इसका 1 चेंज किया। मान लो इसका अलग चेंज होता तो आंसर कुछ और आता। तो यही था मार्जिनल रेट, मतलब वो कितना रेट से सब्स्टिट्यूट किया, 2 का वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया, मतलब वो 2 कॉफी के बदले 1 चाय मिला तो रेट 2 हुआ। या ऐसा होता, मान लो इसका 4 चेंज होता और इसका 2 चेंज होता, तो डिवाइड करो कितना आंसर आता, 2, तो फिर भी यहाँ पर भी रेट क्या है, 2। लेकिन मान लो ऐसा होता, इसका चेंज होता 3 और इसका चेंज होता 2, तो आंसर क्या आता, 1.5, यानी वो 1.5 के अकॉर्डिंग चेंज हो। मतलब ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं, जिससे तुम लोग क्लियर होगा कैसे हो रहा। जैसे 10 रुपया में एक पेन लिए और एक पेन है 20 रुपया का, मतलब रेट का हम बता रहे, इसका एग्जांपल अब हमने बता, रेट बता रहे। तो हम बोल सकते हैं एक पेन है 10 रुपया का और एक पेन 20 रुपया का, तो और यहाँ पर एक पेन का दाम पड़ रहा है, मान लो यहाँ पर एक पेन का जो प्राइस था, ईच पेन 1 रुपया, और यहाँ पर ईच पेन सपोज 2 रुपया, ठीक है, सपोज समझना बस। तो यहाँ डिवाइड किए तो 10 पेन आया, यहाँ डिवाइड किए तो 10 पेन आया, दोनों का 10 पेन आया ना। लेकिन यहाँ पर दाम कितना था, 1 रुपया, यहाँ पर दाम कितना, 2 रुपया। तो दोनों को अगर हम रिप्लेस करेंगे, हम लोग लो तुम 2 वाला ले लो, तुम 1 वाला ले लो, तो जो रेट होगा उसका कितना होगा, 2 का रेट से गया। 2 का रेट से गया मतलब क्योंकि उसको डबल का रेट से मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बताया कि 2 कॉफ़ी के बदले 1 चाय उसको महंगा पड़ गया, मतलब 2 कॉफ़ी का प्राइस 1 चाय के प्राइस के बराबर है। समझना, ये सब्स्टिट्यूशन रेट निकल रहा है। मतलब अगर हम किसी को मान लो 2 मार्कर देते हैं और वो हमको 1 पेंसिल देता है, तो इसका मतलब 2 मार्कर का दाम 1 पेंसिल के बराबर हुआ। तो वही चीज यहाँ पर निकला, 2 कॉफी का दाम 1 चाय के बराबर हुआ। दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी। वो ऐसे ही एक ऐसे ही एक वैल्यू हम बताए, उसको इससे रिलेट नहीं किया, बस समझने के लिए MRS। तो इस टाइप से MRS का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे CBSE में क्या होता है कि इसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे ही जो ही बना है। तुम लोग क्या करना है, वाला एग्जाम्पल लिख के समझा देना। स्टॉप कर दूंगा, नहीं तो फिर ये माइनस में हो जाए।